डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम और एक नया वीडियो आपको देने जा रहा हूं जो नोट्स के साथ में है। इससे पहले भी जो मैंने आपको वीडियो दिया है वो नोट्स के साथ में ही था। अब आप पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। अगर आपको ये टेक्निक मेरी अच्छी लगती है और आपको फ़ायदा अगर होता है तो मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में एक कमेंट्स आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर जिसका नाम है क्लॉज। देखिए, क्लॉज होते क्या हैं। कोई सेंटेंस हम बनाते हैं वो एक तरह से क्लॉज है। और कितनी तरह के क्लॉज होते हैं? 3 तरह के क्लॉज। एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है और तीसरे नंबर पर सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। राइट, 3 क्लॉज होते हैं। अगर ये तीनों क्लॉज हमारी समझ में आ जाएंगे तो क्लॉज आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए कोशिश ये करेंगे कि आपको सब समझ में आ जाए। नंबर 1 होता है प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें देखिए डेफिनेशन दी है, मुख्य उपवाक वो उपवाक है जिससे पूर्व भाव प्रकट हो। यानी कि जो हमारा मेन सेंटेंस होता है उससे किसी भी चीज़ का मतलब अगर क्लियर हो रहा है उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और प्रिंसिपल क्लॉज नेवर डिपेंड्स ऑन अदर्स। प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वो कभी किसी चीज़ के ऊपर, किसी दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। नंबर दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। इससे पहले देखिए ऊपर एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, एवरीवन नोज वेल दैट राणा प्रताप वाज ए लवर ऑफ फ्रीडम। इसमें 2 सेंटेंस है, एवरीवन नोज वेल और दैट जो वर्ड है इसने राणा प्रताप वाज ए लवर ऑफ फ्रीडम इसको जोड़ दिया है, यानी एक सेंटेंस बन गया। तो एवरीवन नोज वेल, हर कोई अच्छी तरह से जानता है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और राणा प्रताप वाज ए लवर ऑफ फ्रीडम, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। ऐसे कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? वो क्लॉज जो पूर्ण भाव प्रकट करने के लिए वाक्य की अन्य किसी क्लॉज पर डिपेंड ना हो। जैसे द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे। यहाँ पर क्या है, 2 तरह के क्लॉज मिल रहे हैं। एक प्रिंसिपल क्लॉज मिल रहा है और दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज मिल रहा है। मून वाज ब्राइट ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, एंड ने वी कुड सी आवर वे को जोड़ दिया, लिंक कर दिया मून वाज ब्राइट से, तो एंड वी कुड सी आवर वे ये आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर तीसरा आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये होता क्या है? देखिए इसकी डेफिनेशन भी थोड़ा सा टिपिकल है। ये 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। यहाँ से थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा अपने ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर भी भटकिएगा नहीं, वरना थोड़ा सा मिसगाइड हो जाएंगे। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ये नंबर 3 पार्ट है, नंबर तीसरा है। राइट, प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज आप समझ चुके, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज समझिए। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा होता है एडवर्ब क्लॉज। अब नाउन क्लॉज जो है, देखिए डेफिनेशन, संज्ञा खंड शब्दों का एक समूह है। यानी नाउन से रिलेटेड जो वर्ड्स होते हैं
वो अगर एक ग्रुप में आ जाते हैं जिसमें एक विषय और स्वयं का विधेय होता है और एक संज्ञा का कार्य करता है, यानी वो वर्ड या वो ग्रुप शब्दों का जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों मिलकर अगर काम करें नाउन के साथ में, उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। अब नाउन क्लॉज थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो इसके भी काइंड्स हैं, वो देखिए इसमें नोट्स में है। ये चैप्टर अभी थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ता हूँ, नाउन क्लॉज टॉपिक को छोड़ता हूँ, आगे देखेंगे। अब दूसरे नंबर पे आप आ जाइए, एडजेक्टिव क्लास। नंबर 2 एडजेक्टिव क्लास। ये नाउन क्लॉज जो मैंने आपको बताया ये मैंने इसलिए छोड़ा है कि ये भी 5 तरह के होते हैं, और ये आपने देख लिया कि अगर ग्रुप्स में अगर ऐसे वर्ड्स हैं जो नाउन से रिलेटेड हैं और वो काम नाउन के लिए कर रहे हैं तो वो नाउन क्लॉज कहलाता है। ठीक है, तो ये मैं जो काइंड बता रहा हूँ, सबऑर्डिनेट के काइंड बता रहा हूँ। सबऑर्डिनेट 3 तरह का होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब आप आ जाइए, नाउन का बताया मैंने आपको, अब एडजेक्टिव देखिए। एडजेक्टिव क्या कहता है? विशेषण। एक विशेषण क्लास शब्दों का एक समूह है। एडजेक्टिव पता है कि वो किसी भी चीज़ की अच्छाई या बुराई ये अगर बताता है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। आपने एडजेक्टिव पढ़ा होगा ग्रामर में, और नहीं पढ़ा है तो आप मेरा चैप्टर उसमें है, आप पढ़ लीजिए उसको। इसमें कह रहा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। वो झुंड, शब्दों का वो झुंड या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है और एडजेक्टिव के लिए काम करता है, उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लास। यानी अच्छाई बुराई उसमें पता लगेगी। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। देखिए एग्जाम्पल पहला, खुदा या भगवान उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो ये एडजेक्टिव क्लास आ गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहते हैं एडजेक्टिव क्लास के बाद उदाहरण देखिए, सामने दिए गए हैं कुछ। रीड केयरफुली गिवन फॉलोज एग्जाम्पल्स। आप इन एग्जाम्पल्स को पढ़ते रहिए। ठीक है, और नंबर 3 आता है एडवर्ब क्लास। ये मैं आपको सबऑर्डिनेट का बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पहला था नाउन क्लास जो आपने समझ लिया, दूसरा था एडजेक्टिव क्लास, वह अभी मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको बता रहा हूँ एडवर्ब क्लास। ठीक है, एडवर्ब क्लास क्या होता है? एन एडवर्ब क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच है सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। वो ग्रुप, जिस ग्रुप के अंदर एडवर्ब क्लास की बात कर रहा हूँ जिसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों होते हैं, लेकिन वो एडवर्ब के लिए काम करते हैं। जैसे जब वो यहाँ आया मैं नहीं था, when he came here I was not there। हिंदी में डेफिनेशन दिए, एक एडवर्ब क्लॉज शब्दों का वो समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और उसका एक प्रेडिकेट होता है, एक एडवर्ब का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें सेंटेंस दिए हुए हैं। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ी जिम्मेदारी देखिए, यहाँ पर दिया है नाउन क्लॉज, फिर से दिया है। ठीक है ना, तो जो आपने पहला नंबर पढ़ा था नाउन क्लॉज का, जो पहले आपने नंबर पढ़ा नाउन क्लॉज, मैंने आपको समझा दिया था, लेकिन मैंने आपको बोला था नाउन क्लॉज के भी 5 भेद होते हैं, यानी 5 तरह का नाउन क्लॉज होता है। यहाँ देखिए दे रहे हैं, अ नाउन क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which contains a subject and a predicate of its own and does the work of a noun। थोड़ी डेफिनेशन आपको सख्त लगेगी लेकिन मैं बता देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has predicate of which had predicate of its own एंड ऑफ द वर्क ऑफ ए नाउन, के वो झुंड शब्दों का जो नाउन से रिलेटेड है और प्रेडिकेट भी है, और दोनों चीज़ें मिलके नाउन के लिए काम करती हैं, उसको हम नाउन क्लॉज कहते हैं। अब नाउन क्लॉज कितने होते हैं? 5 तरह के नाउन क्लॉज होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट टू ए वर्ब, नंबर 2
Number 2, object to a verb. Number 3, object to a preposition. Number 4, complement to a verb. 5th, case in apposition. Case in apposition, right? देखिए आपने ग्रामर अगर पढ़ी है तो इसको समझने में आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इसके अंदर कि अगर किसी सेंटेंस में व्हेन के बाद देन का प्रयोग ना करके कॉमा लगाते हैं, कहीं पर व्हेन देन दोनों अगर आ रहा है तो व्हेन के बाद देन का प्रयोग मत करिए और उसकी जगह पर कॉमा लगाइए, और ऑल्दो के बाद येट का प्रयोग किया जा सकता है अनलेस, अगर वर्ड कहीं पर आ रहा है अनलेस या अनटिल, तो उसके बाद कभी भी नेगेटिव यानी नो या नॉट का प्रयोग मत कीजिए। और लास्ट में देखिए देन THAN के बाद नॉमिनेटिव केस का ही प्रयोग होता है। नॉमिनेटिव केस, केस तो आपने पढ़े होंगे। तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर क्लास का जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और साथ में मैं आपको इसमें 2 एक्सरसाइज दे रहा हूँ। ये देखिए, पहली एक्सरसाइज हिंदी में है कि यद्यप वो बीमार है फिर भी कंजूस है, ये है आपका हिंदी में। दूसरा इंग्लिश में भी एक्सरसाइज दी है, दैट ही विल नॉट कम, कॉमा सर्टेन। तो ये आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है onlyforcareer32@gmail.com, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7387710932। और अगर आप चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप इनको सॉल्व करके भेज सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको आएगी तो मैं आपके साथ हाजिर हूँ, और कमेंट बॉक्स से चेक करके मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। इसी का दीजिए वसीम को इजाज़त। बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच।